नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, खासकर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे काव्य शास्त्र से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। विद सॉल्यूशन के साथ पीवाईक्यू को हम करने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो काव्य शास्त्र से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित या फिर व्याकरण से संबंधित या फिर जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रश्नों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को आज करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे और इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही है DEET पीजीटी हिंदी की जो है डेट आ चुकी है। परीक्षा की 16-17 जुलाई को जो है एग्जाम होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैराथन क्लास के माध्यम से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। आपको पता ही है, सफलता का राज होता है निरंतर अभ्यास। निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ते हुए अपनी इस सीरीज को की शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से, काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक बात और कहना चाहूंगी भाई, ये क्लास आपके लिए जो DSSP पीजीटी हिंदी की जो परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। इन्हीं तथ्यों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जितने भी हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम करते हुए आगे बढ़ते हुए काव्य शास्त्र के प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। जो हमारे काव्य संप्रदाय दिए गए हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जो संस्कृत के कवियों द्वारा जितने भी संप्रदाय हमारे आए थे, तो उनका सही विकास क्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि सबसे पहले भरत मुनि ने रस संप्रदाय दिया था, दूसरी शताब्दी में आ गया था। फिर जो है भामा जी द्वारा जो है अलंकार संप्रदायों का परिवर्तन किया गया। फिर रीति संप्रदाय लेकर के आए वामन जी। फिर वक्रोक्ति संप्रदाय आया हमारा। फिर ध्वनि संप्रदाय आया। उसके बाद हमारा औचित्य संप्रदाय आया। टीजीटी परीक्षा में 2000 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, ये जो है हमारा काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम होगा। आगे बढ़ते हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम जब देखें तो दिया गया है संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास। थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। तो देखते हैं, एक सेकेंड देख लेते भाई। जो संस्कृत काव्य शास्त्र का जो इतिहास है भरत मुनि 200 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो समय दिया गया है 200 ईस्वी पूर्व का। भरत मुनि जी द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। आचार्य भामा भारतीय अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से अपना परिचय दिखलाया। तो ये भी पूछा जा सकता है, अपने ग्रंथों में किस दार्शनिक सिद्धांतों से अपना परिचय उन्होंने दिखलाया भामा जी ने, तो बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से। और इस आधार पर ही इनको 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्यकाल का ठहराया जा सकता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में वामन का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। तो किसी ने रस को काव्य की आत्मा माना, किसी ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। वामन जी ने जो है रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। साहित्य जगत में रीति संप्रदाय नामक एक नवीन संप्रदाय को इन्होंने जन्म दिया। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मत से जो है वामन 800 ईस्वी के आसपास रखा जाने लगा, यानी कि इनका समय 8वीं शताब्दी बताया जाता है। कुंतक काव्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति जीवकार के एक नाम से प्रसिद्ध है। वक्रोक्ति जीवतम नामक जो है इन्होंने अपना एक सूत्र भी दिया था काव्य शास्त्र के वक्रोक्ति के संबंध में। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक जी, ये आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं, इनका समय जो है 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रखा जा सकता है। और आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक और जन्मदाता माना जाता है। इनका
जो समय है 9वीं शताब्दी माना जाता है। इस 9वीं शताब्दी ईस्वी का मध्य भाग सुनिश्चित किया गया है आनंदवर्धन। 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच का जो समय है आनंदवर्धन जी का माना जाता है। फिर आता है हमारा औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र जी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन जितने भी यहाँ पर ये संप्रदाय दिए गए हैं इनके प्रवर्तक और इनके समय के बारे में भी आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो आपको पता ही है कुंतक जो है, सॉरी भाई, क्षेमेंद्र जी जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा मानी है। जिसने भी जो संप्रदाय दिया है, जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, उसी को उन्होंने काव्य की आत्मा माना है। जैसे रस को काव्य की आत्मा माना है भरत मुनि ने, अलंकार को काव्य की आत्मा माना है भामा ने, औचित्य को काव्य की आत्मा माना है क्षेमेंद्र ने। उसी प्रकार रीति को काव्य की आत्मा माना है वामन जी ने। आगे बढ़ते हैं, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र है। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्व दिया है, तो परंतु इनका विचार है कि औचित्य के अभाव में रसानुभूति असंभव है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए काव्य की आत्मा माना है। औचित्य रस सिद्धस्य शिथिर काव्य जीवतम, तो इनके द्वारा ये जो है सूत्र भी दिया गया है, अर्थात औचित्य रस पूर्ण काव्य का शिथिर जीवन होता है। अपने विचार को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। मधुमास जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है, उसी प्रकार यह भी भावुक हृदय को अंकुरित कर देता है। मधुर आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार एक विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जो है उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित कर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। ये जो कथन है ये जो है क्षेमेंद्र जी द्वारा कहा गया है। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य पर पर्याप्त बल दिया है। औचित्य संप्रदाय के जो संस्थापक है वो क्षेमेंद्र जी है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अनुरूप वस्तुओं के योग से आचार्य ने उचित माना है एवं उचित के भाव को औचित्य कहा है। औचित्य प्राहुराचार्य दर्शम किम यस्यते यत उचित उचितस्य च यो भावे तदोचित्यम परिच्यते, यानी कि ये संस्कृत में जो ये यहाँ पर श्लोक ये सूत्र दिया हुआ है, पंक्तियां कही गई है क्षेमेंद्र जी द्वारा। उन्होंने जो है रस को तो महत्व दिया ही है अपने काव्यों के अंतर्गत, लेकिन औचित्य को भी जो है उन्होंने अपने काव्य में रस से भी अधिक स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो देख लेते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों या संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा को की खोज से जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे कि रस संप्रदाय के अंतर्गत भरत मुनि जी द्वारा जो है माना गया काव्य की आत्मा रस है, इसी प्रकार जो है आनंदवर्धन ने ध्वनि को जो है काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। उनका केंद्र बिंदु है काव्य से आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा जो है क्या है? ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है आनंदवर्धन जी माने जाते हैं। उनकी मान्यताएं ध्वनालोक में उपलब्ध है। ध्वनि तत्व के विरोधी भी भट्ट आनंदवर्धन के समकालीन थे। मुकुल भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महीम भट्ट आदि ध्वनि के विरोधी आचार्य। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से ध्वनि का विरोधी आचार्य कौन है या कौन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है मुकुल भट्टनायक, कुंतक, धनंजय और महीम भट्ट, ये सभी जो है
ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। ध्वनि की जो परंपरा है आनंदवर्धन से पूर्व भी विद्यमान थी। अलंकारवादी आचार्यों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी अनेक अलंकारों, लक्षणों अथवा उदाहरणों में स्पष्ट अथवा प्रकारांत से ध्वनि के संकेत हमें देखने को मिल जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रथम बार व्यवस्थित व्याख्या की, किंतु उनका प्रबल विरोध भी हुआ है और बाद में आचार्य मम्मट ने अपने विवेचन द्वारा ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना भी की है। ये कश्मीर के महाराज अवंती शर्मा के आश्रय में रहते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके आश्रय में रहते थे? अवंती वर्मा के आश्रय में रहते थे आनंदवर्धन जी कश्मीर के। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें, ध्वनि के अतिरिक्त आनंदवर्धन के और भी ग्रंथ है, जैसे कि देवी शतक, अर्जुन चरित, विक्रम बाण लीला और विनिश्चय टीका विवर्ती और जो है तत्वालोक, ये सभी ग्रंथ आनंदवर्धन जी द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हम देखें कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य है। तो आप सभी को पता है मम्मट जी जो है ध्वनिवादी आचार्य रहे हैं, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य रहे हैं और ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वे आनंदवर्धन जी रहे हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया है। फिर टीजीटी परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है, देखते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ध्वनि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में, वो किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा आनंदवर्धन जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आचार्य आनंदवर्धन। बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो ध्यान रखना है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वे किन्हें जाता है? तो आनंदवर्धन जी को ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है। ऐसा माना जाता है आनंदवर्धन से भी पहले जो है ध्वनि संप्रदाय हमें अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उपयुक्त प्रश्न की। चलो देख लेते हैं भैया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ में प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? या किसके द्वारा ऐसा कहा गया है? किसने ये उदाहरण दिया गया? सॉरी भी किसका लक्षण है, यानी कि किस संप्रदाय के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, मतलब किसी और ही अर्थ को वहां पर हमें समझने में सहायता दे, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। तो काव्य शास्त्र के अनुसार ये जो उदाहरण दिया गया है, जो ये लक्षण दिया गया है, ये हमें किसके अंतर्गत देखने मिलता है? ये ध्वनि का ही लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी है, जहां अर्थ अथवा शब्द स्वयं को अपने अर्थ को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि काव्य कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ध्वनि काव्य का जो खंडन करने वाले व्यक्ति विवेककार जो महिम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्द भेद से इस प्रकार कहा है कि विद्वानों का कहना है कि वाच्य से व्यंग्य के अधिक होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य होता है। तो ये आपको मम्मट के अनुसार कहे गए यहाँ पर जो है कथन बता दिए गए हैं, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो गुणों को रस आश्रित मानने वाले जो विद्वान है वे भी
आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। जो आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं तो गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य कौन है? ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन जी। रीति और गुणों से संबंध आनंदवर्धन की मान्यता को जिस प्रकार प्रवृत्ति आचार्यों यानी प्रवृत्ति काव्य शास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं, उसी प्रकार से गुणों और रसों के पारंपरिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10। काव्य के अर्थ में वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ में वैज्ञानिक जो विवेचन का शुभारंभ जो है हमें देखने को मिलता है वामन जी के द्वारा। तो पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब आप यहाँ पर देखोगे तो वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति विदेश विशेष से नहीं होती। वेदर्भी गौड़ी पांचाली रीति का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ओज प्रसाद माधुर्य सौकुमार्य उदारता श्लेष कांति समता समाधि अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली उत्कृष्टतम होती है और यह सार्वभौमिक सत्य वामन प्रस्तुत करते हैं। इसका उदाहरण वेदर्भी रीति परक काव्य है। वामन ने कहा है कि जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है, उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य संविष्ट हो जाता है। और वामन जी ने गुणों को भी अधिक महत्व दिया है और गुणों को अधिक महत्व देकर एक सीमा तक कवि की चित्तवृत्ति के योग को स्वीकार उन्होंने किया है। अर्थ गुणों में कवि की न्यूनतम कल्पना को समाधि नाम से, रसों की उद्भावना कांति के नाम से तथा अर्थ की प्रौढ़ता ओज के नाम से उन्होंने स्वीकार की है। तब तक मन स्थिर होता है जब तक पद का रखना और हटाना ही होता रहता है। और अलंकारों के विवेचन में भी वामन ने दृष्टि में नवीनता मिलती है। तो वामन की दृष्टि में नवीनता हमें अलंकारों के विवेचन में भी देखने को मिलती है। वामन के अनुसार यमक के पश्चात सभी शब्द अलंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया है। किसके द्वारा उपमा का प्रपंच स्वीकार किया गया है यमक के पश्चात शब्द अलंकारों में? तो वामन जी के अनुसार आपको ध्यान रखना है। अतः स्पष्ट है कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? वामन जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्य हेतु के शब्द के स्थान पर उन्होंने काव्यम शब्द का प्रयोग किया है। कई बार ये पूछ लिया जाता है वामन ने जो है काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है, किस शब्द का व्यवहार किया है? तो ध्यान रखना है काव्यांग शब्द का। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था उसके अंतर्गत भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, काव्यांग शब्द को उन्होंने वहां पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिंब का काम क्या है? तो बिंब का क्या काम? काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या फिर उपयुक्त सभी। बिंब का काम होता है हमारा काव्य को सजीव बनाना। बिंब कहते हैं ना, बिंब प्रतिबिंब, जो हमें किसी भी कविता के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से बिंबों को बुन लिया जाता है कि ऐसा लगता है कि जो चित्र है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही जो है चल रहा है। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे मस्तिष्क में चित्र का बनना ही जो है बिंब कहलाता है। तो काव्य एक तरह से सजीव बनता जाता है। तो आधुनिक युग में पाठक यानी कि श्रीधर पाठक, सॉरी भाई, यहाँ श्रीधर पाठक की बात नहीं हो रही, पाठक यानी कि पढ़ने वाला, सहर्दय की बात हो रही है, माफी चाहूंगी। तो आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। यानी कि जो पढ़ने वाले होते हैं, सहर्दय होता है वो, और आलोचक होते हैं वो कविता की सजीवता को अधिक महत्व को
अधिक महत्व देते हैं। मोटे रूप से कहा जाए तो आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक होता है। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है और यही वजह है कि सुंदरता से भी अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना होता है। सौंदर्य लाना नहीं, कविता को सजीव बनाना ही जो है बिंब का काम होता है। बिंब कई प्रकार के होते हैं। दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श, स्वाद आदि जो है बिंब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस उत्तर का एक व्याख्याकार नहीं है? भरत मुनि के जो द्वारा जो रस उत्तर दिया गया, उसके बाद जो है कई वर्षों तक जो है रस पर काम नहीं हुआ। उसके बाद रस के व्याख्याता आए, 4 व्याख्याता आए हमारे। एक भट्टलोलट, शंकुक, भट्ट अभिनवगुप्त और एक है हमारे भट्टनायक। ये 4 व्याख्याकार हुए हैं रस के। क्षेमेंद्र इनमें शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्षेमेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में रस सिद्धांत पर सबसे प्रामाणिक एवं चर्चित रचना भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में मिलती है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी रचना में किया गया है। भरत मुनि के रस उत्तर की व्याख्या में उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है और उनके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ। उत्पत्तिवाद भट्टनायक जी द्वारा दिया गया, अनुमतिवाद शंकुक जी द्वारा दिया गया, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट जी द्वारा दिया गया, अनुमतिवाद शंकुक जी द्वारा दिया गया और भुक्तिवाद भट्टनायक जी द्वारा, और अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनव गुप्त जी द्वारा जो है दिया गया। तो इस प्रकार से ये 4 सिद्धांत के प्रवर्तक जो है, चारों ये रस के व्याख्याता ही हुए। अलग अलग उन्होंने जो है रस की व्याख्या की और उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए और विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस भरत मुनि के जो सूत्र में निष्पत्ति शब्द आया, उसके भी 4 जो अर्थ होते हैं। भट्ट लोलट के मत में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, शंकुक के मत में अनुमिति, भट्टनायक के मत में जो है भुक्ति और अभिनव गुप्त के मत में जो है अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है। अतः भरत मुनि के जो रस सूत्र की व्याख्याकार क्षेमेंद्र ने नहीं की, परंतु क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य शास्त्र से संबंधित ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है भाई। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, साथ में जो है अंत में कमेंट भी करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। परीक्षा तक हम इसी तरह से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। आपके लिए ये प्रश्न काफी मददगार साबित होंगे। इन्हीं तथ्यों में से परीक्षाओं में प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने यहाँ पर देखे तो नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ एवं टीका है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नाट्य शास्त्र का ही अन्य नाम पंचम वेद है। वर्तमान नाट्य शास्त्र प्राय 6000 श्लोकों का ग्रंथ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने श्लोक हैं, तो 6000 श्लोकों का ग्रंथ है, इसलिए उसको षट शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। एक और अन्य नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा नाट्य शास्त्र का। तो कोई भी तथ्य को किसी भी तथ्य को परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के उपलब्ध संस्करण षट शास्त्री
संहिता में 36 अध्याय है। ये अध्याय भी पूछ लिए जाते हैं। कितने अध्याय हैं? 36 है। जबकि निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में 37 अध्याय दिए गए थे। वैसे नाट्य शास्त्र के प्राचीन टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त ने इसमें 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता अर्थात पंचम वेद के रचयिता भरत मुनि जी हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि जी का नाम आएगा। ये सभी नाट्य शास्त्र के जो है व्याख्याकार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि इसमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो 10 रूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र या नाट्य लक्षण रत्नाकर। तो आंसर हो जाएगा हमारा नाट्य शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के रस उत्तर की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो भट्टनायक जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य भट्टनायक जी रहे हैं। भरत मुनि के रस उत्तर की व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। शंकुक का सिद्धांत जो है क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। आंसर हो जाएगा हमारा शंकुक। आगे बढ़ते हैं। अनुमितिवाद जो है, जो व्याख्या कर रस उत्तर की जो अनुमितिवादी व्याख्या है किसके द्वारा की गई? शंकुक जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है भैया। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की जो व्याख्या का स्वरूप क्या है? अनुमितिवाद, जो कि हम बार बार पढ़ चुके हैं। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? तो शंकुक का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत बताइए। तो भट्टलोलट जी का मत है उत्पत्तिवाद। आगे बढ़ते हैं। इनको जब आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार तथ्यों को करोगे तो ही आपको ये याद रह पाएंगे, अन्यथा परीक्षा में काफी कंफ्यूजन हो जाती है। आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। तभी आपको तथ्य ये याद रह पाएंगे। स्पेशल हमारी जो ये सीरीज है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए चली हुई है, तो ध्यान रखना है। और TET+B की जो अभी हाल ही में होने वाली जो परीक्षा पीजीटी हिंदी की होने वाली है 16-17 तारीख को, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस रहेगी। तो आप सभी इन प्रश्नों को आप देख सकते हो। पीछे की क्लासेस भी आप जो है पीछे की वीडियो में जा करके आप देख सकते हो। घटना चक्कर के नाम से मैंने PDF भी, मैंने वो प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अन्यथा पीछे की क्लास में भी आप जा करके देख सकते हो। पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम आ गई। आज की क्लास में यहीं पर मैंने जो है रोकनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं ये बीच में क्या हो गया, ये हट भी नहीं रहा, PDF नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट क्लास हम और अधिक लंबी करने का प्रयास करेंगे। मैराथन क्लास के माध्यम से जल्द जो है इस सीरीज को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे PYQ है विद सॉल्यूशन के साथ, इन्हीं तथ्यों में से आपको काफ़ी सारे परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।